नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, डेली अपडेट्स के बारे में और एनी क्वेरीज के बारे में भी हम सारी बातें डील करेंगे। लेकिन आज एक प्यारा सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं, आज बात करते हैं। देखिए, एक टॉपिक है जिसके बारे में हम डील करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। आखिर एमनियोटिक फ्लूइड होता है क्या? तो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में हम कुछ बातें करते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बनते हैं, उनके ऊपर हम ज्यादा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड से रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन कब होता है, कितना होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का आपका कंपोजिशन क्या होता है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है, या एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो रहा है तो उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में अगर सर हम बात करना चाहें तो एमनियोटिक फ्लूइड की जो कंडीशंस है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड को हम लिखकर एमनाई के नाम से भी जानते हैं। एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसको हम लिखकर एमनाई के नाम से भी जानते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड एक वो कंडीशंस है जिसके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एमनियोटिक जो सेक बनता है, एमनियोटिक जो कैविटी बनता है, और जो ग्रोविंग जो फीटस होता है सर, उस ग्रोविंग फीटस के अराउंड के अंदर जो फ्लूइड का निर्माण होता है, जो फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, उस फ्लूइड का अगर नाम दिया जाए अगर उसका, तो वो कंडीशन जो फ्लूइड होता है वो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है। वो कंडीशंस, वो फ्लूइड्स आपका लेकर एमनाई या फिर एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करना चाहें कि सर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड का जो फॉर्मेशन की बातें की जाए, कि जो ओरिजिन होता है, फॉर्मेशन होता है, कि ओरिजिन या फिर फॉर्मेशन की बातें की जाए, ओरिजिन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड का ओरिजिन या फिर डेवलपमेंट या फिर फॉर्मेशंस की बात की जाए तो जनरली जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका प्रोडक्शन, अगर अर्ली प्रेगनेंसी की बात की जाए तो अर्ली प्रेगनेंसी शुरुआती कुछ वीक्स में जो एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है वो मैटरनल प्लाज्मा से होता है सर। वो मैटरनल प्लाज्मा से होता है कि जो माँ है उसकी जो प्लाज्मा है वो मैटरनल प्लाज्मा आपका ट्रांसुडेशन देखने को मिलता है। ट्रांसुडेशन का मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है कि मैटरनल प्लाज्मा या मैटरनल ट्रांसुडेशन ऑफ द मैटरनल प्लाज्मा की वजह से आपका एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन हो सकता है। या हम बात करना चाहें कि सर एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन और कैसे हो सकता है, तो हम बता सकते हैं कि सर इसमें जो मदद करने वाली आपका जो फीटल स्किन होती है, फीटल स्किन की जो सर बच्चे की एपिथेलियम है, जो बच्चे की स्किन है, उसमें भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, उसमें भी ट्रांसुडेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर इनिशिएशन ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर के शुरुआती दिनों के अंदर आपका एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। अगर एग्जैक्टली बात की जाए कि सर मुख्य रूप से आप ये बताइए कि एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन जो होता है वो कहां से होता है, तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से कि जो फीटल यूरिन होता है, फीटल जो यूरिन होता है, उस फीटल यूरिन का मोस्ट कॉमनली अगर फॉर्मेशंस की बातें की जाए तो मोर देन 20 वीक्स, मैं बोलना चाहूंगा कि लगभग 20 वीक के बाद में, 20 वीक्स के बाद में जो जनरली जो प्रोडक्शन जिसकी वजह से देखने को मिलता है, वो जो कंडीशंस है, जो स्थिति है, वो अगर मैं बोलूंगी 5 मंथ के बाद में या 20 वीक्स के बाद में, तो वो फीटल यूरिन होगी। अगर अर्ली प्रेगनेंसी बात की जाए तो वो मैटरनल प्लाज्मा हो सकती है या फिर फीटल स्किन हो सकती है। अगर और भी अच्छे से अगर नॉर्सेट वाइज क्वेश्चंस की बात की जाए तो जो फीटल जो सर स्किन होती है, इस फीटल स्किन से मुख्य रूप से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के इनिशिएशन से आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के इनिशिएशन में और लास्ट ट्राइमेस्टर के इनिशिएशन तक देखने को मिलता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर का जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली 20 वीक्स के बाद में फीटल यूरिन से देखने को मिलता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो प्रोडक्शन है
जो फॉर्मेशन है वो मुख्य रूप से मेटरनल सरफेस हो सकती है, आपका फीटल सरफेस हो सकता है, या फिर आपका फीटल यूरिन हो सकता है, वो फीटल यूरिन हो सकता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करना चाहें एमनियोटिक फ्लूइड से ही रिगार्डिंग, अगर हम बात करना चाहें तो एमनियोटिक जो फ्लूइड का कंपोजिशन होता है कि सर इसमें प्रेजेंट क्या होता है, ये बनता है कैसे। तो अगर इसके कंपोजिशंस की बात की जाए तो सर हम बोल सकते हैं कि मुख्य रूप से तो सर ये किससे बनता है, इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो कंटेंट प्रेजेंट होता है वो वाटर प्रेजेंट होता है, लगभग 98 to 99%, लगभग 98 to 99%, लगभग 98 to 99% तक तो वाटर देखने को मिलता है। अगर बात की जाए हाँ लगभग 98 to 99% तक आपका कंटेंट्स में आपका वाटर देखने को मिलता है। और अदर अगर बात की जाए तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे कि कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, कुछ आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, और कुछ अदर्स हो सकते हैं। सर जो कंपोजिशंस में जो वाटर होता है इसमें भी मोस्ट कॉमनली जो कंटेंट जो प्राप्त होता है वो फीटल यूरिन से होता है, वो फीटल यूरिन से होता है। अगर मैं ये कहना चाहूं कि सर अगर बच्चे की किडनी ना बने तो क्या एमनियोटिक फ्लूइड पे असर देखने को मिलेगा, कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि जो मोस्ट कॉमनली जो एमनियोटिक फ्लूइड बनने लगता है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, उसका रीजन ही क्या है, कहां से होता है, प्रोडक्शन ही कहां होता है। अरे ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अगर बांसी नहीं होगा तो बांसुरी कहां से बजाओगे? जब किडनी ही सही तरीके से मैच्योर नहीं होगी बच्चे की तो सर उसके अंदर फीटल का यूरिन का फॉर्मेशन कहां से होगा? यस और नो? तो इसका मतलब अगर इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस की बातें की जाए तो सर वो कंडीशन जिसके अंदर आपकी ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, या फिर मैं बताना चाहूंगा कि कुछ हार्मोन्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन्स वगैरह हार्मोन्स होते हैं। और अगर कुछ इन अदर्स की बातें की जाए तो सर इसके अंदर बच्चे की बॉडी के हेड्स हो सकते हैं, दैट इज लेन्यूगोज हो सकते हैं। और बच्चे के ऊपर एक जेली लाइक सबस्टेंसेस होता है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, दैट इज वर्निक्स केसियोसा, दैट इज वर्निक्स केसियोसा हो सकता है, लेनुगो हो सकता है। बच्चे की खुद की फीटल स्किन हो सकती है, फीटल स्किन हो सकती है, या फिर चाइल्ड बेबीज है तो उनकी एपिथेलियम डीजनरेट हो सकती है। तो ये सभी कंटेंट्स कुछ कहीं ना कहीं, और इन्हीं कंटेंट्स के अंदर आपका सोडियम, आपका क्लोराइड प्रेजेंट होता है, इसमें पोटेशियम प्रेजेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होता है। मैं ये बोल सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि बच्चे के लिए जो संपूर्ण जो फ्लूइड तैयार हुआ है उस फ्लूइड का नाम आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, और उस फ्लूइड के कंटेंट्स में आपका मोस्ट कॉमनली वाटर होता है, और सॉलिड, इनसॉलिड और कुछ अदर प्रोडक्ट्स मिलकर के इस पूरे फ्लूइड का निर्माण करते हैं। और जनरली इस फ्लूइड के अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शियस एजेंट डेवलप नहीं हो, इसलिए इस फ्लूइड के अंदर फॉस्फेट टू जिंक रेशियो प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट टू जिंक रेशियो प्रेजेंट होता है, जो इस फ्लूइड को मेंटेनेंस करने का काम करता है। इस फ्लूइड में किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने से प्रिवेंट करता है। इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसका जनरली जो कलर की बातें की जाए तो क्लियरलेस होता है, आपका क्लीन कलर का, आपका इसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे की ओर बढ़ती जाती है और धीरे धीरे बच्चा मोमेंटेबल होने लगता है, क्विकनिंग होने लगती है, डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो उन कंडीशंस में लास्ट ट्राइमेस्टर जाते 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 उस एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है सर, उस एमनियोटिक फ्लूइड के अगर कंपोजिशंस के बाद में अगर डायरेक्टली हम बात कर लें कि सर जो एमनियोटिक जो फ्लूइड के जो कलर्स है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, अगर कलर से रिगार्डिंग बातें की जाए तो जनरली इसका जो कलर होता है सर वो कैसा होता है? आपका कोई कलर ही नहीं होता, कलर लेस होता है, क्लियर होता है, जनरली कोई कलर नहीं होता है, आपका क्लियर कलर लेस देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इसके अंदर इसका कलर में वेरिएशन देखने को मिलता है, पेल स्ट्रो कलर देखने को मिलता है। अगर 8 टर्म की बात की जाए, डिलीवरी के समय की बात की जाए तो सर इस कंडीशन के अंदर आपका 8 टर्म एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि 8 टर्म पे डिलीवरी के समय आपका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है सर, तो हमें करके आना है सर पेल स्ट्रो कलर होता है, पेल स्ट्रो कलर होता है।
क्योंकि जब बच्चा मोमेंट करता है और लास्ट जब कंडीशंस होती है तो उस समय जो वर्निक्स केशियोसा जो आपकी एपिथेलियम स्किन होती है वो क्या होती है, उसके अंदर मिक्स होने की वजह से उसका कलर थोड़ा सा चेंजेबल देखने को मिलता है। जनरली ऐसा होता है। अगर डिसऑर्डर्स की बातें की जाए कि सर कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से इसका कलर और दूसरे टाइप का भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करना चाहें कि सर एमनियोटिक फ्लूइड कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। कैसा हो गया हो? अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अपीयरेंस ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि सर उस बच्चा किस में है, डिस्ट्रेस में है, फीटल डिस्ट्रेस। बच्चा डिस्ट्रेस में किसी कारण से, कारण क्या हो सकता है, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, उसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है। और डिस्ट्रेसिंग कंडीशंस में जाने की वजह से बच्चे ने जो अब बच्चे में जो स्टूल होता है दैट इज मिकोनियम, जो मिकोनियम होता है उस बच्चे ने डिस्ट्रेस की वजह से उसके जो एनल स्पिंक्टर्स होते हैं वो आपके ओपन होने की वजह से वो बच्चे ने आपका स्टूल पास आउट कर दिया। और जो मिकोनियम होता है उसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो बिलिवर्डिन जो आपका बिलिवर्डिन जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से स्टूल का जो कलर देखने को मिलता है वो आपका बिलिवर्डिन पिगमेंट की वजह से ग्रीन टाइप का देखने को मिलता है। इसलिए इसका जो कलर होता है इस केस के अंदर वो आपका ग्रीन कलर देखने को मिलता है। इसीलिए इसको मिकोनियम स्ट्रेंड कलर के नाम से भी जाना जाता है, मिकोनियम स्ट्रेंड कलर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जब भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा जरूर ग्रीन कलर किस में देखने को मिलता है, तो हमें और आपको क्या करके आना है कि सर ग्रीन कलर उस कंडीशन में देखने को मिलता है जिसमें माल प्रेजेंटेशन हो या फीटल डिस्ट्रेस में हो या फिर मिकोनियम स्टेंडेंट टाइप का आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, तो सर वो केस होगा ग्रीन कलर का होगा, वो ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा मिकोनियम की वजह से। नेक्स्ट वन कलर देखने को मिल सकता है आपका गोल्डन कलर भी देखने को मिल सकता है, आपका गोल्डन कलर देखने को मिल सकता है। जो गोल्डन कलर होता है सर मुख्य रूप से एक आपकी आरएच फैक्टर की एक डिजीज होती है जिसको हम अक्सर बोलते हैं आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। जो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है जिसके अंदर आरएच जो आपका एजेंट है, जो आरएच आपका फैक्टर है, जो डी ग्रुप का एंटीजन है, उसके अंदर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिल रही है, उसकी वजह से गोल्डन कलर देखने को मिल सकता है। इस केस में हीमोलाइसिस होता है, एनीमिक कंडीशंस देखने को मिल सकती है। तो इन केसेस में आरएच इनकम्पेटिबिलिटी केस एक वो केस होता है जिसके अंदर वो खुद ही सेल्स के प्रति एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बन जाती है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चे के अंदर आपका फीटस होता है, उसके अंदर आपका हीमोलाइसिस देखने को मिलता है, एनीमिक कंडीशन देखने को मिलती है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, इसलिए उसका कलर भी कैसा देखने को मिलता है, गोल्डन कलर का देखने को मिलता है। और सर अगर कलर्स की बात की जाए तो हम बता सकते हैं कि एक सेफ्रॉन कंडीशन देखने को मिलती है, सेफ्रॉन टाइप का कलर देखने को मिल सकता है। इसी को हम बोलते हैं अक्सर एग्जाम्स में डीएसएसबी वगैरह में और ईएसआईसी वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्रीनियस येलोविस के नाम से भी जाना जाता है इसको, ग्रीनियस येलोविस कलर या फिर आपका सेफ्रॉन कलर। एक ऐसा कलर जो पोस्ट मैच्योरिटी में देखने को मिलता है, एक ऐसा कलर जो पोस्ट मैच्योरिटी में देखने को मिलता है, लगभग 42 वीक्स की प्रेगनेंसी क्रॉस हो चुकी हो, लगभग 42 वीक्स को क्रॉस कर चुका हो, या फिर हम बोलें सर 294 डेज को क्रॉस कर चुकी प्रेगनेंसी वो पोस्ट मैच्योरिटी की होती है, या 42 वीक्स को क्रॉस कर चुकी प्रेगनेंसी आपकी इसमें पोस्ट टर्म में आती है। इस केस के अंदर अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड की बात की जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाता है, पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से आपका केसरिया कलर का हो जाता है, सेफ्रॉन टाइप का हो जाता है, ग्रीनियस येलोविस टाइप का देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अगर और कलर्स की कुछ कलर्स की बातें की जाए तो आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है क्या सर कि सेफ्रॉन कलर या गोल्डन कलर या फिर आपका ग्रीनियस येलोविस कलर की तरह और कौन से कलर देखने को मिल सकते हैं। तो सर हमें इन कलर्स में जैसे कि आपका डार्क ब्राउनिश कलर हो सकता है, टोबैको जूसिस कलर देखने को मिल सकते हैं जिसमें बच्चे की इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है। इंट्रायूटेराइन डेथ वाले पेशेंट में डार्क टोबैको जूसिस कलर देखने को मिल सकते हैं। अगर इन्फेक्शियस कंडीशन है, अगर इन्फेक्शियस है या फिर आपका कोरियोनाइटिस है, एमनियोनाइटिस कंडीशन है जिसमें कोरियन और एमनियन मेम्ब्रेन्स का इन्फेक्शन हो जाए, एंजियोमा हो जाए, तो डार्क ब्राउनिश कलर का कलर आपका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कलर्स हैं जो आपकी एमनियोटिक फ्लूइड के डिसऑर्डर्स में देखने को मिल सकते हैं।
अगर कुछ इसी से रिगार्डिंग सर हम एमनियोटिक फ्लूइड से रिगार्डिंग ही कुछ बात और करें तो एमनियोटिक फ्लूइड से रिगार्डिंग इसकी वॉल्यूम्स पूछी जाती है। अगर इसकी वॉल्यूम्स की बातें करें तो इसमें मोस्ट कॉमनली जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड का जो फॉर्मेशन हो रहा था, एमनियोटिक कंपोज जो आपका फॉर्मेशन है अर्ली प्रेगनेंसी आपका मेटरनल प्लाज्मा से होता है, और उसके बाद में आपकी कंडीशन फीटल स्किन से हो सकती है, उसके बाद में आपका फीटल यूरिन से देखने को मिलता है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें एमनियोटिक फ्लूइड का कितना देखने को मिलता है, तो हमेशा याद रखें कि जो फीटल जो किडनी होती है, फीटल किडनी स्टार्ट यूरिन फॉर्मेशन, कि सर जो बच्चे में जो फीटल किडनी है जो यूरिन का जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसमें वो 12 वीक्स पे देखने को मिलता है, वो 12 वीक्स पे देखने को मिलता है। और लगभग फीटल का यूरिनेशन की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, हमने पढ़ा है। तो लगभग अगर अकॉर्डिंग टू वीक्स के अनुसार देखा जाए, जनरली जो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है सर, जनरली जो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के 14 डेज से होने लगता है। फर्टिलाइजेशन होने के 14 डेज से आपका एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बहुत ही माइनर कंट्रीब्यूट्स होता है, उसकी वजह से आपका देखने को मिलता है। अक्सर अगर हम बात करना चाहें तो एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि सर 10 वीक्स पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बताइए, 10 वीक्स पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बताइए। अगर 10 वीक पे बात की जाए तो लगभग जो एमनियोटिक जो फ्लूइड का लेवल है सर वो होता है आपका 30 ml, कि 10 वीक की प्रेगनेंसी में लगभग 30 ml तक देखने को मिलता है। अगर बात की जाए 12 वीक्स की प्रेगनेंसी की तो लगभग 12 वीक्स पे लगभग आपका 50 ml तक देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट वन अगर बात की जाए कि सर लगभग आपकी जो कंडीशन है, नेक्स्ट वन 20 वीक्स की बात की जाए, 20 वीक्स के बारे में एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन। 20 वीक्स पे आपका देखने को मिलता है 400 ml, 400 ml। और यही अगर बात करना चाहें तो लगभग 36 वीक्स से लेके 38 वीक्स के इर्द गिर्द जो इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो 1000 ml तक देखने को मिलता है, 1000 ml तक देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए, अगर एग्जामिनर हमारे से पूछता है कि ये बताइए 8 टर्म पे कितना होता है, तो 8 टर्म जो केस है आपका 38 to 40 वीक्स के इर्द गिर्द कितना देखने को मिल सकता है, तो सर उस कंडीशन में हमें करके आना है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा प्रेगनेंसी डिलीवरी की तरफ जा रहा है वैसे वैसे बच्चे में मैच्योरिटी होती जाती है, जीआईटी ट्रैक बनने लगता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के फॉर्मेशन में एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन पहले बढ़ने लगता है, 30 ml, 50 ml, 400 ml, 1000 ml तक देखने को मिलता है। लेकिन मैच्योरिटी की तरफ जैसे जैसे बच्चा जाता है, बच्चे के अंदर यूरिन का जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो 8 टर्म पे लगभग 600 से 800 ml तक देखने को मिलता है, 8 टर्म पे लगभग 600 से 800 ml तक देखने को मिलता है। अगर बात की जाए सर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसीज की, अगर बात की जाए पोस्ट टर्म प्रेगनेंसीज की, कि पोस्ट टर्म कंडीशन लगभग 42 वीक को क्रॉस कर चुकी है प्रेगनेंसी, तो उस केस में आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है इस केस में आपका बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं बोलूं कि लेस देन 200 ml, लेस देन 200 ml, कि 200 ml से भी कम देखने को मिल रहा है, वो केस क्या है, पोस्ट मैच्योरिटी है सर। वो क्या है, वो पोस्ट मैच्योरिटी कंडीशंस होती है। और अगर बात करना चाहे कि सर लगभग एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 44 वीक्स पे एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन कितना होता है, तो 150 ml के अराउंड होता है, 150 ml के अराउंड होता है। तो कुछ बातें हमने एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम से रिगार्डिंग की। तो एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन मैटरनल सरफेस, फीटल स्किन और आपका फीटल यूरिन से होता है। जनरली एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन आपका 14 डेज से ही इनिशिएशन होने लगता है, ट्रांसल्यूटेशन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस के माध्यम से। जो अपीयरेंस फॉर्म्स के अंदर जो हमारी को एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है वो आपका, मैंने बताया आपका 14 डेज से स्टार्ट होता है। अपीयरेंस फॉर्म में आपका 10 वीक्स पे लगभग 30 ml होता है, 12 वीक्स पे आपका 50 ml होता है, जबकि 20 वीक्स पे आपका 400 ml होता है, जबकि 36 to 38 वीक्स पे आपका 1000 ml तक देखने को मिलता है। और
अगर एक टर्म की बातें की जाए, डिलीवरी की मैच्योरिटी की बातें की जाए प्रेगनेंसी की, तो लगभग 600 to 800 तक देखने को मिल सकता है। इसलिए दोनों में अगर प्रायोरिटी भी पूछी जाए तो 800 द बेटर प्रायोरिटी, 800 इज द बेटर प्रायोरिटी। और अगर पोस्ट मैच्योरिटी की बात की जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल धीरे धीरे कम होता है, इसलिए लेस देन 200 ml तक देखने को मिलता है। और 44 वीक्स के बारे में अगर पूछा जाता है तो लगभग 102 या 150 ml तक के अराउंड में देखने को मिलता है। तो हमने बातें की कुछ वॉल्यूम से रिगार्डिंग, इससे पहले कुछ कलर से रिगार्डिंग। नॉर्मली जो कलर होता है वो क्लियर होता है, प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय आपका जो लास्ट कंडीशन होती है उसमें पेल लिस्टो कलर हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू केसेस के अनुसार उसका कलर चेंजेबल होता रहता है। अगर सर और बात की जाए कि सर जो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड के हमने बातें की, कंपोजिशन से रिगार्डिंग बातें की, हमने कलर से रिगार्डिंग बातें की, और मैंने इसके वॉल्यूम से रिगार्डिंग बातें की, एमनियोटिक फ्लूइड होता है क्या उससे रिगार्डिंग बातें की। सर इस एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड का, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर इस एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अगर प्रेगनेंसी में 200 ml से कम देखने को मिलता है, लेस देन 200 ml से कम देखने को मिलता है, तो वो केस आपका एक डिजीज में कन्वर्ट होता है, और उसी केस को हम ओलिगोहाइड्रोएमनियाज के नाम से जानते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियाज के नाम से जानते हैं। एक ऐसी कंडीशंस जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 200 ml से कम है, और अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है तो सर वो एक केस फिर बनता है, दैट इज अपोजिट ऑफ द ओलिगोहाइड्रोएमनियाज, दैट इज पॉलीहाइड्रोएमनियाज। कि सर जो पॉलीहाइड्रोएमनियाज केस है, एक ऐसा केस होता है जिसमें प्रेगनेंसी में किसी भी समय अगर एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है, जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है सर वो 2000 ml से ज्यादा हो जाए, या फिर इसमें ओलिगो में 200 ml से कम हो, तो वो आपका ओलिगोहाइड्रोएमनियाज, और 2000 ml से ज्यादा हो वो पॉलीहाइड्रोएमनियाज। जब भी अगर बात एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ओलिगोहाइड्रोएमनियाज होने का, एक बहुत ही प्यारा अलग अलग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ओलिगोहाइड्रोएमनियाज और पॉलीहाइड्रोएमनियाज। कभी बात करेंगे इसके बारे में, पूरे टॉपिक के बारे में अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाया जाएगा। आज हमें इतना समझना है कि ओलिगोहाइड्रोएमनियाज एक वो केस है जिसके अंदर आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 200 ml से कम होता है। सर होने का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका मींस ये हो सकता है सर कि क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड बनता है किसकी वजह से? फीटल किडनी से बनता है। अगर वो केस जिसमें फीटल की किडनी ही मैच्योर ना हो, वो केस जिसके अंदर फीटल के अंदर किसी कारण से यूरिन का प्रोडक्शन ही ना हो, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को पारसी किया, मैंने अभी अभी बताया आपको कि ओलिगोहाइड्रोएमनियाज होने का कारण वो हो सकता है जैसे कि रीनल एजेनेसिस, जैसे कि रीनल एजेनेसिस का जो केस होता है उसके अंदर ओलिगोहाइड्रोएमनियाज हो सकता है, क्योंकि रीनल एजेनेसिस के अंदर किडनी का अगर सही तरीके से मैच्योरेशन नहीं होता है तो सर यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर बात करना चाहें, अगर यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी कम देखने को मिलेगा। और क्या कारण हो सकता है? जैसे कि थायराइड एजेनेसिस, जो थायराइड ग्लैंड है अगर एजेनेसिस देखने को मिलती है तो भी आपका ओलिगोहाइड्रोएमनियाज केस देखने को मिल सकता है। क्यों सर? क्योंकि इसकी ये आपका बीएमआर को बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, अगर ये नहीं होगी तो सर उसकी वजह से भी आपका ओलिगोहाइड्रोएमनियाज केसेस में कन्वर्ट हो सकता है। और क्या कंडीशन हो सकती है? तो इसका कंट्रीब्यूशन आपका पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया भी हो सकता है, कि पल्मोनरी जो वेसल्स होता है उसमें हाइपोप्लेसिया देखने को मिले, क्योंकि स्किन है तो जो आपकी पल्मोनरी जो आपकी वेसल्स होती है उसकी वजह से भी कंट्रीब्यूट देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड। अगर सही तरीके से ये नहीं बनता है तो पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, थायराइड एजेनेसिस, रीनल एजेनेसिस, कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है, कुछ या फिर एमनियोनोडोसम हो सकता है, या फिर आपका मैं बोलूं कि सर कार्सिनोमा हो सकता है। कार्सिनोमा कंडीशंस की वजह से भी प्लेसेंटल कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है। ये सभी डिसऑर्डर्स मिलकर के आपका ये कंडीशन को जनरेट कर सकते हैं। इसकी डिटेल एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें पूरी बात करेंगे। और पॉलीहाइड्रोएमनियाज के बारे में आप इतना सुन लीजिए, समझ लीजिए कि लगभग आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है 2000 ml से ज्यादा होता है, और पॉलीहाइड्रोएमनियाज के अंदर जो होने का कारण हो सकता है सर वो फीटल कोजेज भी हो सकता है, वो मैटरनल कोजेज भी हो सकता है। जैसे कि ज्यादातर जो पॉलीहाइड्रोएमनियाज केसेस होते हैं, अगर बात की जाए कि सर फीटल कोजेज की, कि बच्चे की वजह से क्यों हो सकता है, सर बच्चे में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एनेंसेफेली देखने को मिल सकती है,
एनेन्सेफेली के केस के अंदर बच्चे के अंदर जो एन्सेफेलोन है उसका सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता, ब्रेन या फिर क्रेनियम बोल्ट का सही तरीके से निर्माण नहीं होता है, तो इस कंडीशन के अंदर उसकी बॉडी के अंदर एडीएच की मात्रा डिफेक्ट हो सकती है और उसके अंदर रिफ्लेक्सेस में स्वेलोविंग रिफ्लेक्स भी आपका डिफेक्ट हो सकता है। अगर बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को नहीं पीता है, अगर स्वेल आउट नहीं करता है, तो जो फ्लूइड है वो कहां बढ़ेगा, वो बच्चे के शरीर, जब बच्चा उसको स्वेल आउट नहीं करे तो यूटेराइन इसमें एमनियोटिक कैविटी में इसी का लेवल बढ़ता जाएगा और उसी की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल और बढ़ता जाएगा। इसलिए डिक्रीज एडीएच हो सकता है। अगर ब्रेन की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो अगर एडीएच का लेवल डिक्रीज है तो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का काम है यूरिन और फ्लूइड को मैनेज करना। इसकी वजह से पेशेंट में अगर इसका लेवल कम है तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा और बच्चा ज्यादा यूरिन करेगा। जितना ज्यादा यूरिन करेगा उतना ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। इसका मतलब है कि पॉलीहाइड्रोमनियाज कोज करने का कारण क्या हो सकता है, एनेन्सेफेली हो सकता है। सर क्या हो सकता है, एनेन्सेफेली का केस देखने को मिल सकता है। और पॉलीहाइड्रोमनियाज कोज होने का कारण क्या हो सकता है, बहुत से रीजन हो सकते हैं। बच्चे में एनटीडी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका एब्डोमिनल जो वॉल्स होते हैं उनके डिफेक्ट होने की वजह से हो सकता है। अगर बात करना चाहें कि सर बच्चे के अंदर जो इसोफिजियल और जो डुडेनल जो अट्रीसिया की कंडीशन होती है, इसोफिजियल और डुडेनल अट्रीसिया की वजह से देखने को मिल सकता है उस पेशेंट के अंदर जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड का जो प्रोडक्शन ज्यादा है। अगर मां की बात की जाए, अगर फीटल कंडीशंस में क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है, आपका एनेन्सेफेली की वजह से हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, या फिर हम बोलना चाहें तो इसोफिजियल आपका ड्यूडेनल अट्रीशिया केसेस देखने को मिल सकता है। इन सभी कारणों से पॉलीहाइड्रोमनियाज हो सकता है। मेटरनल की बात की जाए तो मेटरनल कंडीशंस में भी, जैसे कि मां को डायबिटीज होना, अगर मां को डायबिटीज है तो हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से बच्चा भी क्या करेगा, हाइपरग्लाइसेमिक होने की से पॉलीयूरिया करेगा। या फिर मां के अंदर कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो, कोई रीनल प्रॉब्लम्स हो, या फिर मां में प्लेसेंटल सर्व में कार्सिनोमा, वो कोरियो कार्सिनोमा और प्लेसेंटा हो, ये सभी कारण कहीं ना कहीं कोरिलेट करके पॉलीहाइड्रोमनियाज करते हैं। अलग से जब भी सेपरेशन वीडियोस बनाए जाएंगे उसमें पूरी डिटेल करेंगे। आज बस इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं इसमें कि इसमें होता क्या है वो एक आपको, इसलिए पोली हाइड्रोमनियाज और ओलिगोहाइड्रोमनियाज दोनों ही डिसऑर्डर किसके, एमनियोटिक फ्लूइड के हैं। हम लोगों ने आज की इस क्लास में और इस वीडियो में ये जानने की कोशिश की कि एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन कैसे होता है और एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के कलर्स क्या क्या होते हैं। यस, कलर्स कौन कौन से होते हैं, जनरली कैसा होता है, डिजीज पोर्शन में कैसा होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन से अकॉर्डिंग टू वीक वाइज। और हमने कुछ जैसे कि 12 वीक्स पढ़ा, हमने जैसे 20 वीक्स पढ़ा, तो वीक्स वाइज भी हमने एमनियोटिक फ्लूइड को जानने की कोशिश की इस वीडियो में। और हमने इसके बाद में कुछ बातें की जो रिगार्डिंग टू कुछ डिसऑर्डर जैसे कि ओलिगोहाइड्रोमनियाज और पॉलीहाइड्रोमनियाज, इसके अलग से डिटेल वीडियोज भी जल्दी आने वाली है। और अगर बात करना चाहिए एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एमनियो इन्फ्यूजन क्या होता है, तो सर वो भी एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को एमनियोटिक कैविटी से निकाला जा रहा है and aspirations of the amniotic fluid from the amniotic cavity, this is known as amniocentesis। तो amniocentesis प्रोसीजर किया जा सकता है लगभग 14 to 16 वीक्स पे किया जाता है, जो मोस्ट कॉमनली पॉलीहाइड्रोमनियाज केसेस में उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। जबकि इसमें जो इसका डायग्नोसिस जो ट्रीटमेंट है वो एमनियो इन्फ्यूजन होता है, जिससे फ्लूइड को हम बॉडी में शिफ्ट वापस करते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल्स को मैनेज करने के लिए हम कोशिश करते हैं पेशेंट को किसी प्रकार का डिस्ट्रेस है जिससे प्रिवेंट करने के लिए या उसको ट्रीटेबल करने के लिए। ठीक है, आज का जो वीडियो रहा हमारा वो एमनियोटिक फ्लूइड से रिगार्डिंग रहा। आगे कोशिश करेंगे एक पूरा अच्छा लेक्चर मैनेज करने के लिए। जब तक आप लोग सब मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद हो। ओके, बाय बाय, आज के लिए इतना, थैंक यू।